मेनली एक एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 4 सेक्शंस होते हैं। एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। क्लरिकल वर्ग में सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है। क्लरिकल वर्ग में वैकेंसी स्टेट वाइज आती है। आप किसी राज्य को चुन के वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकारी वर्ग में ये चॉइस अभी तक नहीं है, हो सकता आने वाले समय में होने लग जाए। क्लरिकल वर्ग में राज्य इसलिए होता है क्योंकि उनका फिर ट्रांसफर उस पर्टिकुलर राज्य तक ही सीमित होता है और बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसफर्स नहीं होते। एक लिमिटेड टाइम होता है वर्किंग का। अधिकारी वर्ग में जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं और ऑल इंडिया बेसिस पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं भी। हमारे देश के सारे जो PSUs हैं, बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो बैंक हैं, पहले लगभग 20 हुआ करते थे। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने मर्जर कर दिए, काफ़ी बैंकों को आपस में मर्ज करके एक बड़ा बना दिया, तो वो अब लगभग 10 के आसपास बचे हुए हैं। तो लगभग सारे बैंक ही अपने IBPS से स्टाफ लेते हैं। स्टेट बैंक अलग से शायद कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, वो डायरेक्ट रिक्रूट करता है अपना अरेंज करके, एग्ज़ाम्स वगैरह एडवर्टाइज करके। तो मेनली इसके लिए कोचिंग संस्थान आजकल काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो मल्टीपल, बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा नहीं होता है कि अलग से कोई प्रिपरेशन UPSC जैसी करनी पड़े। तो आप उस पर फोकस करना है तो मैथ्स इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। जो एप्टीट्यूड वगैरह के होते हैं वो तो कवर हो जाते हैं प्रैक्टिस करने से, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो ईजी पड़ेगा। दूसरी चीज़ इस बारे में मैं जानना चाहूँगा, यहाँ वैसे किस किस क्लास के बच्चे हैं अभी? 9 से 12 तक है। ठीक। तो आप फूड टेक करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके और भी दोस्त हैं साथ में, सहपाठी हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप साइंस से लेके पढ़ रहे हो, हम कैरियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं। और क्या ऑप्शन है आपके पास साइंस से पढ़ने के बाद, 12th के बाद? बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। मेनली बैठिए, थैंक यू, इनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दें। आपके साथ ही हैं, इनके पास बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस बताए। मेनली इन्होंने बताया जो डिग्रीज होती हैं हम इस फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनको बांटेंगे ना कि चलो साइंस का एक बच्चा 12th के बाद कैरियर गाइडेंस सोचेगा तो वो क्या कर सकता है, तो मेनली 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं। एक फार्मेसी सेक्टर होता है, एक डॉक्टर वाला सेक्शन होता है जो हम इसमें MBBS वगैरह करते हैं, या आप हो सकता है कि आयुर्वेदिक में पढ़ो, BHMS में पढ़ो, BAMS में पढ़ो। एक फार्मेसी वाला होता है जो मेडिसिन लाइन, एक मेडिसिन लाइन के लिए भी होता है। एक रिसर्च भी होता है, रिसर्च के लिए जो इन्होंने बताया कि मैकेनिकल या बीटेक का मेनली फोकस वहीं जाता है जो रिसर्च फील्ड में जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिसर्च चल रही है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट है। कोई नॉर्मल है, आर्ट से पढ़ा हुआ है, कोई कॉमर्स से पढ़ा हुआ है। सरस्वती माँ जी के चरणों में वंदन। और आज आप स्कूल में ये कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सर ने हमको बुलाया, इसलिए धन्यवाद। और कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि हमारे सेंट्रल बैंक के ब्रांच मैनेजर सर जी, और हमारे तहसील के नायब तहसीलदार साहब जी, स्कूल के प्राचार्य महोदय महेंद्र जी, और उनके समस्त स्टाफ और सभी विद्यार्थीगण। इंटरेस्टेड रहते हैं बहुत से लोग, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी लागत की ज़रूरत है या बहुत सारा ऐसा कोई अलग से कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। खुद से भी अपने अनुभव से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत 12वीं पास होने के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद से मैंने छोटा सा बिजनेस चालू किया, और धीरे धीरे करके वही बिजनेस एक क्लास हो जाती है, उससे ही आपको ज्ञान मिलता है, उसी से आप धीरे धीरे करके उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही सभी बच्चों से हमारा ये निवेदन है कि आप भी यदि मन लगाकर आगे भी पढ़ाई करें तो आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है।
क्योंकि अभी ये युग है, मोबाइल का युग हो गया है। मोबाइल से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी लाइन चेंज हो जा रही है उनकी, उसमें समय खराब कर रहे हैं। कई लोग उसका सही उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे तो मिसयूज भी कर रहे हैं उसका। तो सबसे पहले तो अपने को टाइमिंग का फिर समय निकलने के बाद ये समय आपके पास नहीं आएगा बाद, क्योंकि सबसे मेन चीज है आपकी शिक्षा। और शिक्षा नहीं है तो अपने तो 2 आंख तो भगवान ने दिए हैं, उससे दिखता है, लेकिन यदि शिक्षा नहीं हो तो फिर भी अपन अंधा हो जाएंगे और अपन पढ़ नहीं सकते, आगे कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ज्ञान बहुत जरूरी है, और आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा परसेंटेज लाएं और स्कूल का नाम, आपके शिक्षक का नाम रोशन करें। ऐसा उद्देश्य बनाकर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सब सफल होंगे। और हमारे आपने जो डिसिप्लिन अभी सीख लिया ना, उसके बाद आप जीवन भर उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आप आज डिसिप्लिन में नहीं हैं, आज आप में अनुशासन नहीं है, तो आप मेरा यकीन मानिए आप जीवन में कभी नहीं ला सकते अनुशासन। और ये बेस्ट टाइम होता है कुछ भी नया चीज़ जानने को, कुछ भी नया चीज़ सीखने को। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करते हो ना, उसमें भी गणित है। तो ना साइंस वाले ये सोचें कि हमने आर्ट्स को छोड़ दिया, और ना आर्ट्स वाले ये सोचे कि हमने गणित को छोड़ दिया। तो एक जो है आप लोग इंक्लूसिव अप्रोच रखो, यानी एक समावेशी अप्रोच होनी चाहिए हमें पढ़ते समय, कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सिविल सर्विस की। तो प्राय आप सभी को जानकारी होगी कि ये 3 चरणों की एग्ज़ाम कवर कर दी थी सर ने। तो मतलब मेन पॉइंट तो यही है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो सर ने वो कवर कर लिया। सर ने आपको स्ट्रेंथ बता दी कि आगे आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो उस चीज़ों पे मैं नहीं जाता, क्योंकि वो एक तरीके से हम वही चीज़ों को रिपीट कर लेंगे, तो रिपीटेटिव अप्रोच हो जाएगी। मेन ये है कि 3 स्टेज की एग्ज़ाम होती हैं। आप अपने कॉलेज के ड्यूरेशन से उसकी तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज को बिल्कुल एंजॉय मत करिए, है ना। कॉलेज लाइफ भी वंस है, उसको बिल्कुल ऐसे मत करिए कि बस पढ़ के रहना है हमें। क्योंकि मैंने जितना जीवन सीखा है ना, वो मैंने मेरे कॉलेज में ही सीखा है। मैं 12वीं तक के तो मैं भी एकदम बस कुछ नहीं, किताब पढ़ो हो गया, परसेंटेज लाना है कुछ भी करके। वो ऐसा भी जीवन नहीं है कि हम केवल एक किताबी कीड़ा बन के रह जाएं। जितना मैंने चीज़ें सीखा है, क्योंकि दुनिया ना बहुत अजीब है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फंडामेंटल रूल नहीं चलता कि अगर मैं सही हूँ तो सामने वाला भी सही हो, ये होता ही नहीं है। तो हमें हर चीज़ आना चाहिए, है ना। हमें सामने वाले से कितना अच्छी तरीके से अपना काम हम निकाल सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। आज का समय केवल और केवल मैनेजमेंट का है कि हम कितने रिसोर्सफुली अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल मैनेजमेंट से आएगा, और ये आप अपने कॉलेज में सीखोगे। जब आपकी डेडलाइन करीब रहेगी, आपको अपने असाइनमेंट जमा करना रहेगा, पढ़े आप रहे नहीं होंगे, है ना। एग्ज़ाम होगी, उसमें आपकी तैयारी होगी नहीं, परंतु आपको पेपर भी निकालना है और असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। तो ये आप अपने कॉलेज में सीखोगे। तो कॉलेज को अपना अच्छे से एंजॉय करना, अपने मन के स्ट्रीम चुनना, है ना। एक दूसरे को देख के मत करना कि वो ले रहा है बीएससी तो मैं भी बीएससी ले लूँ, भले ही मेरा इंटरेस्ट नहीं हो। मेनली मैं इंजीनियरिंग के लिए कहूँगा, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं ना, तो पहले श्योर हो जाएं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना ही है। जबरन देखा देखी में मत जाइएगा इंजीनियरिंग में, ऑलरेडी बहुत क्राउड है वहाँ। जिसमें इंटरेस्ट आए उसमें जाइए। और मेरा तो आप लोगों को ये होगा कि सबसे अच्छा तो आप लोग खुद का व्यवसाय करें, है ना। जैसे सर ने बताया, वर्मा जी ने, मैं तो व्यवसाय को सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, है ना। अगर आप नौकरी करते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी से एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हो। हमारा देश पीछे इसलिए ये क्योंकि हम लोग ज़्यादा नौकरी पे बिलीव करते हैं रादर देन कि हम नौकरी जनरेट करें। तो कोशिश करो, आज का समय बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, हम ग्लोबली काफ़ी अच्छा अचीव कर रहे हैं। हर आपको जितनी भी एडवांसमेंट है, इंटरनेट की मदद से आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। तो कोशिश करो कि व्यवसाय की ओर आप लोग ज़्यादा आकर्षित हो रादर देन नौकरी करने करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मत ही करो, है ना। पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट करो, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करोगे, तो आप और 10 लोगों को नौकरी दे पाओगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और लगभग हम जो है
जो हम लोग सोच रहे हैं कि 2030 तक हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी हो जाए। आर्ट्स वाले इससे रिलेट कर पाएंगे कि 2030 तक के हमने एक विजन लेके रखा है कि हम जो है एक विकसित देश बन जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। सिविल सर्विस में आप लोगों के कोई प्रश्न है तो वो पूछिए, फिर वरना मैं वो एकदम रिपीटेटिव हो जाएगा। सर ले लिया फोटो और वीडियोस मंगवा स्टैंडिंग की फोटो कुछ साइड से फ्रंट से किसी के भी कोई प्रश्न हो एग्जाम को लेकर रखें। पैरेलली जब आप अपने जैसे आप 12th जो है आप साइंस से कर रहे हो, है ना, तो आप ये मान के चलो कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो निश्चित ही आपसे जो है 12वीं में आपने क्या पढ़ा। जैसे केमिस्ट्री में होता है रोसेनबर्ग रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन, है ना, ये सब आप लोगों के वो भी है कि मतलब ये सब पढ़ के जाइए, ये आना ही है पेपर में, है ना। रसायन विज्ञान का है ये, कैनिंजारो होता है, रोसेनबर्ग होता है, वो एजीमुथल प्रिंसिपल होता है ना, और मैक्सवेल थ्योरी होता है। तो पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, करके रखे हो, है ना। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ तुम लोग करके रखे होगे, क्योंकि इस बार मैं देखूंगा 12वीं और 10वीं का यहाँ का रिजल्ट क्या है ना। तो मैं देखूंगा, तुम लोग चेक करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग छिंदवाड़ा टॉप तो करो, है ना। क्या हंस क्यों रहे हो? उम्मीद तो कर ही जा सकते हो, उम्मीद तो दुनिया का आया है। तो नहीं, जो अपने 12th बोर्ड का जो है ना कि तुमको क्या लगा कि उसका क्या निकला, तो बैटल ऑफ प्लासी से यही निकला कि जो नवाब के हाथ है उसके हाथ से बंगाल निकल गया, है ना, अंग्रेजों को अधिकार मिल गया। पर वहीं पे अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट होती है, अगर वहां पे तुम ये लिख पाओ कि बैटल ऑफ प्लासी से ही बैटल ऑफ बक्सर की नींव पड़ गई थी, अगर तुम इतिहास को अच्छे से पढ़ो, है ना। 1765 की है ना बैटल ऑफ प्लासी, और 1700 कब की है? 1756। प्लासी कब का है? मोबाइल चलाना तो खूब आता है। 1764 का बैटल ऑफ बक्सर है। प्लासी कब का है? 56। अप्रॉक्स नियर बाई ये दोनों। बैटल ऑफ प्लासी में ही जो है बैटल ऑफ बक्सर की नींव पड़ी है। तो अगर तुम उसको कंक्लूड करोगे ना, तो मेरे को लगता है इसमें ज्यादा अच्छी नंबरिंग होती है। तो हमेशा अपना आंसर हमेशा बहुत शुक्रिया।